नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे अधिगम के सिद्धांतों को लेकर के। तो शिक्षा मनोविज्ञान की ये हमारी 13वें नंबर की क्लास है और प्लेलिस्ट आपको बना रखी है। और इस अधिगम के सिद्धांतों में हम दो सिद्धांत पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे यहाँ पर उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, जिसको थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था, और दूसरा है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, जिसको पावलाव के द्वारा दिया गया था। काफ़ी सिद्धांत है इसके अंतर्गत, लगभग 13-14 सिद्धांत हम पढ़ेंगे अधिगम के। तो लगातार आप सभी क्लासों को लेते जाइएगा। और साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आपके लिए रेट प्री को लेकर के जितने भी आपकी सब्जेक्ट हैं रेट प्री के अंदर, उसकी व्याख्या सहित टेस्ट सीरीज़ आपको हमारे खुराना क्लासेस एप्लीकेशन पर दी गई है। और ऐप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम की लिंक भी आप लोग ज्वाइन करेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। और ये जो आपकी टेस्ट सीरीज़ है व्याख्या सहित रहेगी, जिसमें लगभग आपको 200 प्लस टेस्ट, ओल्ड पेपर भी आपको मिलेंगे। प्रत्येक विषय जो होगी टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, शिक्षण विधियों सहित मिलेंगे। आज ही ज्वाइन करें। और आप लोगों के लिए अलग से भी आप लोग अगर लेना चाहते हैं कि भाई मुझे तो केवल पर्यावरण ही चाहिए केवल, तो वो भी आपके लिए अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आप लोग केवल शिक्षा मनोविज्ञान का ही चाहिए तो वो भी आपके लिए इसी ऐप के अंदर अवेलेबल मिलेगा, ठीक है साथियों। तो ज्वाइन करिए फटाफट। जो भी आपको इच्छुक कोर्स आप लोगों को लेना है वो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे, पहला हम पढ़ेंगे थॉर्नडाइक का, दूसरा पढ़ेंगे हम पावलाव का। यूनिट नंबर 2 हमारा चल रहा है। प्लेलिस्ट आपको बना दी गई है, देखिए। अधिगम के सिद्धांत, ठीक है ना, यानी प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग में सबसे पहले हम पढ़ेंगे थॉर्नडाइक का। और दोस्तों, अब आपको अच्छा लगे ना वीडियो तो आप लोग कमेंट करना, वीडियो को लाइक मैक्सिमम से मैक्सिमम करके शेयर जरूर करना, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। सबसे पहला हम पढ़ेंगे उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, जिसको हम स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी कहते हैं इंग्लिश में। इसको हम बोले, स्टिमुलस का मतलब हो गया एस ले लिया, रेस्पॉन्स का मतलब अनुक्रिया यानी SR थ्योरी। इनके उपनाम आपको जरूर याद रखने, कन्फ्यूजन नहीं होना है। काफ़ी बार बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि इस एक ही सिद्धांत को अनेक नामों से जाना जाता है। आगे मैं बताऊंगा इस सिद्धांत को अन्य किन किन नामों से हम जानते हैं, ठीक है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था 1898 ईस्वी में अपने PhD शोध के ऊपर। इन्होंने शोध किया था साथियों, एनिमल इंटेलिजेंसी के अंतर्गत अधिगम के सिद्धांतों की खोज की थी। ध्यान रखना, इन्होंने एनिमल इंटेलिजेंस एक पुस्तक है, इनका एक शोध था, ठीक है। जब इन्होंने PhD की थी उस दौरान इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। थॉर्नडाइक ने 1913 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंतर्गत उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को शिक्षा के क्षेत्र में लागू किया था। अब आपको ध्यान रखना है, इनकी पुस्तक कौन सी है, एजुकेशनल साइकोलॉजी, किसके द्वारा लिखी गई थी, थॉर्नडाइक के द्वारा लिखी गई थी। पहला एक क्वेश्चन तो यहाँ पर ये बन गया। ये सिद्धांत कब शामिल किया था इस बुक के अंदर, 1913 ईस्वी के अंदर, ध्यान रखेंगे। अब इन्होंने एक प्रयोग किया था साथियों बिल्ली पर। अब मैं आपको प्रयोग को समझा रहा हूँ, जरा ध्यान रखेंगे। इन्होंने एक पिंजरा लिया, ठीक है, एक पिंजरे में बिल्ली को बंद कर दिया। एक पिंजरा लिया, इस पिंजरे के अंतर्गत इस बिल्ली को बंद कर दिया यहाँ पर, और बाहर एक मांस का टुकड़ा रख दिया। ये मांस का टुकड़ा हमारा उद्दीपक है, ठीक है, और ये बिल्ली है अंदर। इस मांस के टुकड़े को पाने के लिए बिल्ली बार बार इसमें उछल कूद करती है। इस पिंजरे के अंतर्गत गेट बना हुआ है साथियों, इस गेट को खोलने के लिए एक लीवर लगा हुआ है। ये बिल्ली बार बार उछलेगी, बार बार उछलेगी इस मांस के टुकड़े को प्राप्त करने के लिए। तो इस मांस का टुकड़ा साथियों पर उद्दीपक का कार्य कर रहा है। तो इस उद्दीपक को देखते हुए बिल्ली क्या करेगी, अनुक्रिया करेगी। कौन सी अनुक्रिया, बार बार उछलेगी। तो अचानक एक स्थिति ऐसी आती है कि बिल्ली का जो पैर है वो उस लीवर पर पड़ जाता है, और आखिरकार वो दरवाज़ा खुल जाता है और वो मांस के टुकड़े को भोजन के रूप में प्राप्त कर लेती है। ये बिल्ली के द्वारा जो अनुक्रिया की जा रही है, बार बार की जा रही है। यहाँ पर कहने का मतलब मेरा यह है कि बिल्ली बार बार अनुक्रिया करती है, एक स्थिति ऐसी आती है कि वो भोजन को प्राप्त कर लेती है। तो यहाँ पर हमें एक सिद्धांत निकल के आता है, अभ्यास का सिद्धांत, इसी के अंतर्गत दिया गया था।
दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पर बिल्ली बार बार अनुक्रिया कर रही है तो कहीं ना कहीं उससे भूल हो रही है, और भूल ये हो रही है कि भाई उसका पैर जो है लीवर पर नहीं पड़ रहा, लीवर पर पैर पड़ते ही उसको भोजन मिल जाएगा। तो इस सिद्धांत का नाम पड़ा था साथियों प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। इसी के नाम पर देखिए, भूखी बिल्ली पर किए गए प्रयोग से इस सिद्धांत का दूसरा नाम पड़ा था प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। इसको हम कह सकते हैं प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। यानी कि बिल्ली बार बार भूल करती है और प्रयास करती है, बार बार भूल करती है, प्रयास करती है, अंततः एक स्थिति ऐसी आती है कि बिल्ली एक भी त्रुटि नहीं करती, एक भी भूल नहीं करती और अपने उद्दीपक को प्राप्त कर लेती, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती। थॉर्नडाइक के अनुसार उद्दीपक को देख करके अनुक्रिया होती है, अर्थात दोनों में एक संबंध बनता है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, उद्दीपक को देख करके बिल्ली अनुक्रिया करती है तो उद्दीपक के प्रति उस अनुक्रिया जो करता है यहाँ पर उसका क्या बनेगा, यहाँ पर संबंध बनेगा, और उसी को देखते हुए यहाँ पर इस सिद्धांत का नाम संबंध सिद्धांत पड़ा। इसको हम बंधन सिद्धांत भी कहेंगे, और इसी के आधार पर इस सिद्धांत का और नाम पड़ा संबंधवाद सिद्धांत। इसको हम संयोजनवाद सिद्धांत, संयोजन हो गया यानी बंध का सिद्धांत। तो अब आपको याद रखना है, इस सिद्धांत को कई नामों से जानते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत एक नाम, दूसरा हो गया प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास एवं भूल का सिद्धांत इसी के नाम है, और चौथा नाम है संबंधवाद का सिद्धांत, पांचवा नाम है संयोजनवाद का सिद्धांत, और छठवां नाम है बंधन या बंध का सिद्धांत। तो इतने सारे नाम 5-6 आपको याद रखने हैं। इस सिद्धांत के कुछ भी आ जाए एग्जाम में गलत मत करके आना भाई, ठीक है। चलिए अब देखेंगे हम इसके बारे में। थॉर्नडाइक साहब ने इस सिद्धांत को करने के बाद, इस अधिगम के सिद्धांत को करने के बाद यहाँ पर कुछ अधिगम के और नियम बताए। यहाँ पर उन्होंने 3 तो मुख्य नियम बताए और 5 यहाँ पर गौण नियम बताए। अब 3 मुख्य नियम कौन कौन से बताए, ध्यान रखना है, अच्छे से रट के रखना। 3 नियम मुख्य थे। पहला था हमारा तत्परता का नियम, दूसरा था अभ्यास का नियम, और तीसरा था परिणाम या प्रभाव का नियम, और इसी को हम संतोष या असंतोष का नियम भी कहते हैं, ठीक है। तो तत्परता के नियम के बारे में आप लोग सुन लीजिए। यानी कि तत्परता का नियम कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को करने के लिए तत्पर होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। जब तक वो व्यक्ति मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से तैयार नहीं होगा वो उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि भाई घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है लेकिन पानी नहीं पिला सकते क्योंकि अभी उसका पानी पीने का मन नहीं है। हम अगर किसी काम को करते हैं तो सबसे पहले हमको तत्पर रहना होगा, उस काम के प्रति जागृत रहना होगा। उस काम को करने के लिए मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, संवेगात्मक रूप से हमको तैयार होना है, तभी जा कर के हम उस काम को, उस लक्ष्य को पा सकते हैं। तो पहला सिद्धांत यही था, पहला नियम था तत्परता का नियम। दूसरा था अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम कहता है कि भाई हम किसी भी काम को अगर बार बार करते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं तो उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर लेते हैं। और उस लक्ष्य के दौरान ऐसे अभ्यास जिनको हम उपयोग में लाते हैं वो हमारे उपयोगी अभ्यास होते हैं, और जिनको हम उपयोग में नहीं लाते उनको हम भूल जाते हैं, वो अनुपयोगी प्रयास कहलाते हैं। तो यहाँ पर अभ्यास के सिद्धांत को भी उन्होंने 2 प्रकार से बांटा, उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। तीसरा है परिणाम का नियम यानी प्रभाव का नियम। इन दोनों कार्यों को करने के बाद तैयार रहेगा पहले व्यक्ति, उसके बाद अभ्यास करेगा पाने के लिए। अगर उसे अपने लक्ष्य को पाने के लिए यानी परिणाम की प्राप्ति अगर हो जाती है तो व्यक्ति संतोष या असंतोष प्राप्त करता है। कहने का मतलब अगर लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है तो व्यक्ति को संतोष आ जाएगा यानी कि संतुष्टि हो जाएगी। अगर लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है, असफल हो जाता है, तो व्यक्ति असंतोष प्राप्त करता है, उसे संतुष्टि नहीं होती है। तो ये 3 अपने मुख्य नियम है। 5 थॉर्नडाइक के द्वारा गौण नियम बताए गए थे। ये 5 गौण नियम भी आपको याद रखने हैं। पहला है बहु प्रतिक्रिया का नियम, यानी कि बार बार किसी चीज़ को पाने के लिए, किसी लक्ष्य को पाने के लिए बार बार प्रयास करना क्या है, बहु प्रतिक्रिया का नियम है। दूसरा है मानसिक
विध्वंस का मानसिक विध्वंस यानी मनोवृत्ति का नियम कहेंगे इसको हम, मानसिक विश्वास का नियम है, सॉरी ये मानसिक विश्वास का नियम यानी मनोवृत्ति का नियम। व्यक्ति को किसी भी काम करने के लिए मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए। आंशिक क्रिया का नियम यानी अंश से पूर्ण की ओर, कहने का मतलब है यदि व्यक्ति किसी भी काम को करता है तो सबसे पहले छोटी छोटी क्रिया करेगा, उसके बाद बड़ी क्रिया करने लगता है। तो आंशिक क्रिया का नियम, छोटी क्रियाओं से बड़ी क्रिया की ओर व्यक्ति अग्रसर होता है। चौथा है आत्मीकरण का नियम और पांचवा है साहचर्य परिवर्तन का नियम। आपको ध्यान रखना है। तो ये 5 हमारे गौण नियम है। यानी सीखे हुए ज्ञान को परिवर्तन, यानी कि सीखे हुए ज्ञान का परिवर्तन स्थिति में प्रयोग करना क्या है, सहचर्य का नियम है। मेरे साथियों, आपको ये 5 नियम मैंने गौण बताए हैं, इन 5 ही नियमों को आप लोग कंठस्थ याद रखना। आगे बात करते हैं, थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है इसके शैक्षिक उपयोग क्या है। प्रश्न यहाँ से भी कई बार पूछे जाते हैं। अनुभव से लाभ उठाना, ये नियम कहता है कि हम अनुभव से भी लाभ उठा सकते हैं। कैसे कि छोटे भाई को आग के पास जाने से रोकना। देखो, हमने कोई अनुभव प्राप्त कर लिया कि हम आग से जलते हैं, तो हम छोटे बच्चों को आग के पास नहीं जाने देंगे, क्योंकि हमारे पास अनुभव है कि आग से हम जल जाएंगे। तो अनुभव से लाभ उठाना, ये सिद्धांत जोर देता है। निरंतर प्रयास पर बल, कहने का मतलब अगर किसी हम कार्य को लगातार करते रहेंगे तो वो सफलता एक दिन मिल ही जाती है। ये सिद्धांत कहता है कि लगातार कंटिन्यूटी बनाए रखिए आप। जैसे आप लोगों को मैं साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, तो आपको एक ना एक दिन साइकोलॉजी समझ में आएगी बेहतर तरीके से। बस अपनी निरंतरता पर बने रहिए। अभ्यास की क्रिया पर आधारित, ये सिद्धांत कहता है कि आपको लगातार अभ्यास करना चाहिए। देखो, करत करत अभ्यास ते जड़ मत होत सुजान, रस्सी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। कहने का मतलब है कि अगर हम किसी भी चीज़ को बार बार करते हैं तो जिस तरीके से एक जूट की रस्सी पत्थर को काट सकती है, एक शिला को काट सकती है, तो आप साथियों साइकोलॉजी को क्यों नहीं समझ सकते। बहुत बेहतर, आसान है, साइकोलॉजी भी आपको समझ में आएगी। बस अभ्यास करते रहिए, लगातार अपनी टेस्ट सीरीज देते रहिए और थ्योरी को पढ़ते रहिए। ये सिद्धांत साथियों करके सीखने पर बल देता है। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, ये सिद्धांत बल देता है कि कोई भी काम करो प्रैक्टिकली करो। प्रयोजना विधि यहाँ पर आधारित मानी जाती है, जो किलपैट्रिक महोदय ने दी थी, उस विधि का इन्होंने प्रयोग किया था। असफलता में सफलता, देखो किसी भी काम को अगर हम कर रहे हैं तो हर एक असफलता के पीछे सफलता छुपी होती है। शुरुआत में हमारे पास कुछ नहीं होता, लेकिन लगातार प्रयास करने पर वो सफलता हमें हासिल हो जाती है। जिस तरीके से एक लकड़ी में छुपी हुई आग को हम पता नहीं लगा सकते कि उसमें आग छुपी हुई है, बस उसको ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। हमारा एक नज़रिया ऐसा होना चाहिए कि एक लकड़ी में भी जिस तरीके से आग होती है, वैसे ही हमारी असफलता में मेहनत के बलबूते हमारी सफलता छुपी होती है। निराशा में आशा आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता पर भी जोर देती है। छोटे बालकों के सीखने के लिए विशेष उपयोगी है। इंपॉर्टेंट नोट लगाइएगा, यहाँ पर मैं आपको क्लार्क-एल हल का सिद्धांत जब पढ़ाऊंगा, ठीक है साथियों, तो वो क्लार्क-एल सिद्धांत कहता है कि बड़े बच्चों के लिए सीखने के लिए उपयोगी है, जबकि थॉर्नडाइक साहब कहते हैं कि छोटे बच्चों को इस विधि के द्वारा सिखाया जा सकता है, अभ्यास के द्वारा सिखाया जा सकता है। तो ये थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, छोटे बच्चों को सीखने के लिए उपयोगी है, जबकि क्लार्क-एल हल का बड़े बच्चों को सीखने के लिए है। कॉलर का जो सिद्धांत है हमारा क्रिया, ठीक है ना, जो बंदर चिंपांजी पर प्रयोग किया था, कॉलर साहब कहते हैं कि बड़े बच्चों को सिखाने के लिए अचानक सूझ आती है। सूझ कैसी आएगी? अचानक आएगी बड़े बच्चों के लिए, लेकिन छोटे बच्चों को सूझ तो होती नहीं है, धीरे धीरे बार बार प्रयास करना पड़ता है सिखाने के लिए। तो छोटे बच्चों के लिए थॉर्नडाइक साहब महोदय का सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। मंद गति से सीखने वाले बच्चों के लिए उपयोगी है ये, ठीक है। अब देखिए, ये सिद्धांत कहता है कि हमें लगातार करत करत अभ्यास के जड़मत होती सुजान, आ गया ना नोटिस, तो लगातार प्रयास करने पर बल देता है। सफलता से बढ़कर दूसरा पुरस्कार नहीं होता व्यक्ति के अंतर्गत। अगर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं किसी चीज़ को पाने के लिए और सफलता हासिल हो जाती है, तो उससे बड़ा पुरस्कार हमारे लिए कोई भी नहीं है। जैसे घोड़े को तालाब तक तो ले जा सकते हैं, लेकिन उसे पानी पीने के लिए हम बाध्य नहीं कर सकते। ये सिद्धांत मैंने आपको बताया था, तत्परता के सिद्धांत, जो 3 सिद्धांत बताए थे थॉर्नडाइक साहब ने मुख्य, तत्परता का, अभ्यास का और प्रभाव का नियम। वहीं पर तत्परता के सिद्धांत का एग्जाम्पल है जो आ चुका है एग्जाम में पिछली बार, लगभग 2015-16-17 के आसपास आया था क्वेश्चन, मुझे कंफर्म ध्यान नहीं है, तभी तो मैंने इस एग्जाम्पल को यहाँ पर नोटिस किया है।
अब देखिए इसके अन्य नाम मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इस थॉर्नडाइक सिद्धांत जो है इसको कई नामों से जानते हैं, जैसे उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास व भूल का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत और बंध का सिद्धांत, और एक और लिख लीजिए आप लोग एसआर थ्योरी। ठीक है भाई, तो ये इतने सारे नामों से हम थॉर्नडाइक के सिद्धांत को जानते हैं। एग्जाम में कुछ भी आपको देखने को मिल जाए आप गलती मत कीजिएगा। अगला हमारा सिद्धांत हम पढ़ेंगे, सेकंड है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। यह है साथियों पावलाव साहब का, कुत्ते पर प्रयोग किया था। देखेंगे इस सिद्धांत को भी कई नामों से जानते हैं। अब इनके उपनाम जरूर याद रखना। अगर मैं सिद्धांत बता रहा हूं तो उस सिद्धांत के और अन्य कौन कौन से नाम हैं इनको बेसिक रूप से याद रखना। अनुकूलित का मतलब होता है कंडीशनल, अनुक्रिया का मतलब होता है रेस्पॉन्स, और सिद्धांत का मतलब थ्योरी। तो इसको हम कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी यानी सीआर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत यानी क्लासिकल बॉन्ड थ्योरी, ठीक है ना, क्लासिकल, ध्यान रखना क्लासिकल बॉन्डिंग थ्योरी। परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत, प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत, पारंपरिक अनुबंधन सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत और क्लासिकल थ्योरी। इतने सारे नाम आपको याद रखने हैं पावलाव के सिद्धांत के। ध्यान रखना, शास्त्रीय अनुबंधन, परंपरागत अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन, पारंपरिक अनुबंधन, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, अनुबंधन का सिद्धांत और क्लासिकल सिद्धांत। इतने सारे नाम आपको याद रखना है। और एक आपको याद रखना है क्लासिकल कंडीशनल रेस्पॉन्स थ्योरी, और मुख्य नाम अपना है ही है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। इतने सारे नाम आपको याद रखने हैं तो एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इन्होंने किया क्या था भाई, कुत्ते पर प्रयोग किया था, है ना। पावलाव रूस के थे। 1904 में इन्होंने एक सिद्धांत दिया था ये, और कुत्ते पर प्रयोग किया था। लेकिन बातों में अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। पावलाव जो साहब थे ये एक जीव विज्ञानी थे, ठीक है ना, जीव वैज्ञानिक थे और बायो से ये साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने कुत्ते पर जब प्रयोग किया था तो कुत्ते को क्या किया था, एक बॉक्स में रखा, एक ऐसे बॉक्स में बांध के रखा था, और सामने यहाँ पर एक घंटी बना दी थी। तो जैसे ही घंटी को बजाया उसके 3 सेकंड या 5 सेकंड के बाद कुत्ते को भोजन दिया जाता था, ठीक है। पहले घंटी बजती थी, उसके बाद भोजन मिलता था। अब लगातार एक ऐसी कंडीशन बनती गई, काफ़ी दिन हो गए थे। काफ़ी दिन होने के बाद में कुत्ते को एक ही चीज़ समझ में आती थी कि पहले घंटी बजेगी और घंटी बजने के बाद क्या मिलेगा, भोजन मिलेगा। तो अब कुत्ते के प्रति घंटी का क्या बन गया, अनुबंधन बन गया कि घंटी जब तक नहीं बजेगी कुत्ते को भोजन नहीं मिलेगा। अब एक दिन पावलाव साहब ने क्या किया था कि केवल घंटी बजाई, भोजन नहीं दिया। फिर भी कुत्ते के मुंह में लार आ गई, घंटी के बजने से कुत्ते के मुंह में लार आ गई भोजन, जबकि उसको नहीं दिया गया था। एक दिन उसको चेक किया था आजमा के कुत्ते को। तो कहने का मतलब है पावलाव साहब को ये ज्ञान हो गया था कि भाई घंटी के साथ में कुत्ते का क्या बन गया, अनुबंधन बन गया। अब तो बिना भोजन के ही कुत्ते के लार आने लग गई। अब यहाँ पर देखेंगे आप लोग, कुत्ता जो है घंटी को देख करके, घंटी बजेगी फिर भोजन मिलेगा। यहाँ पर जो साथियों घंटी है ना, ये हमारा कंडीशनल स्टिमुलस है, यानी अस्वाभाविक उद्दीपक है। कई बार पूछा गया है घंटी क्या है, अस्वाभाविक उद्दीपक है यानी कृत्रिम है, जबकि भोजन क्या है, स्वाभाविक उद्दीपक है यानी कि अनकंडीशनल स्टिमुलस है। अब कुत्ता घंटी को देख करके लार डालेगा, घंटी बजेगी, लार निकलेगी कुत्ते के। अब यहाँ पर दोस्तों जो लार निकली है वो हमारी अस्वाभाविक अनुक्रिया है। कैसी है, अस्वाभाविक है, क्लासिकल रेस्पॉन्स है, क्योंकि घंटी को देखने पर लार निकली है तो अस्वाभाविक हुआ। और भोजन के प्रति जो अनुबंधन बना वो क्या है, स्वाभाविक अनुक्रिया करेगा भोजन को देख करके। तो ये हमारी अनकंडीशनल रेस्पॉन्स। ये आप लोगों को याद रख, अगर हमारा उद्दीपक
अस्वाभाविक है तो कुत्ता भी अस्वाभाविक क्रिया करेगा, ये समझ लीजिए। अगर हमारा उद्दीपक स्वाभाविक है तो अपनी अनुक्रिया कुत्ता कैसी करेगा, स्वाभाविक ही करेगा। यूसीएस के साथ में यूसीआर का संबंध है, सीएस के साथ में सीआर का संबंध है, ये आपको ध्यान रखना है। जो क्रिया यानी लार का गिरना पहले भोजन को देखकर हो रही थी, वही क्रिया घंटे की आवाज़ को सुनकर भी होने लगी है। इसी को हम अनुक्रिया, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत तो कहते हैं। पहले भोजन को देख के कुत्ता लार गिरा था, अब इसके घंटे को देख करके गिरा रहा है। ठीक है, आगे देखिए। पुनरावृत्ति के आधार पर जो संबंध स्थापित होता है उसे हम अनुबंधन कहते हैं। कुत्ते को लगातार बार बार घंटी बजाई गई, भोजन दिया गया, लगातार घंटी बजाई गई, तो एक अनुबंधन बन गया। लगातार कौन सी क्रिया की जा रही है, पुनरावृत्ति की घंटी को बजाना। तो ये जो सिद्धांत है साथियों, पुनरावृत्ति पर बल देता है। पावलोव को अनुबंधन का पिता भी कहते हैं, ये आपको नोट करना। ये रूस के शास्त्री थे, ठीक है, शरीर शास्त्री थे। तो पावलोव को इस सिद्धांत के परिणाम स्वरूप नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और 1904 में इन्होंने पाचन क्रिया पर शोध किया था। किस सिद्धांत पर, पाचन क्रिया पर शोध किया था इन्होंने 1904 में। और इसी वजह से इस पाचन क्रिया के सिद्धांत पर इन्होंने ये सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया था शोध ही शोध में। तो ध्यान रखना, एकमात्र ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिनको पाचन क्रिया के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, वो है पावलोव साहब। नोट कीजिए आप लोग। अब अपने सिद्धांत में प्रमुख शब्दावली कौन कौन सी दी थी इन्होंने। पहली है विलोपनीकरण, यानी कि विलोपन कैसे होगा। अनुबंधन स्थापित होने के बाद यदि बार बार मात्र अनुबंधित उद्दीपक यानी घंटी प्रस्तुत किए जाने पर लास्ट में चल के अनुबंधित अनुक्रिया का बंद हो जाता है, इसको हम कहेंगे विलोपन। क्या कहेंगे, विलोपन। अब इसको आप लोग समझिए, कहना क्या चाह रहा है, विलोपन क्या है कि भाई लगातार अगर हम घंटी बजाएंगे और कुत्ते को भोजन नहीं देंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि घंटी से देखकर जहाँ कुत्ते की लार निकल रही थी वो लार निकलना बंद हो जाएगी, चाहे तुम कितनी भी घंटी बजा लो। तो ये हो गया विलोपन, कुत्ते की लार का विलोप हो जाता है। उद्दीपक सामान्यीकरण, यहाँ पर एक शब्द ये दिया था। अब देखिए उद्दीपक सामान्यीकरण क्या कहता है कि अगर हम कुत्ते को घंटी बजा रहे हैं तो घंटी की आवाज़ को सुनकर कुत्ता लार निकाल रहा है। अगर घंटी की आवाज़ ना बजाए और उससे मिलता जुलता कोई भी और उद्दीपक हो ऐसा जो सेम घंटी की जैसी आवाज़ निकालता हो तो उसको भी देख करके कुत्ता लार निकालेगा। इसका मतलब घंटी के जैसे उद्दीपक अन्य हैं उनके साथ भी वही अनुक्रिया करेगा कुत्ता जो घंटी के साथ कर रहा था। उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ। एक बालक है जो लाल गुलाब के फूल को देख करके डरता है, ठीक है। वही अगर हम अब लाल गुलाब के फूल को देखकर डर लगता है तो अब बच्चे के माइंड में ये डर बैठ गया, एक बंधन बन गया कि लाल चीज़ें खतरनाक होती हैं। तो अब बच्चे को हम अगर लाल कलर की कोई भी चीज़ देंगे, कोई भी गुड्डा देंगे, गुड़िया देंगे, तो वो बच्चा डरने लग जाएगा। आवाज़ आ गई समझ में, अच्छे से समझ में आ रहा है ना। तो यही एक उदाहरण पूछा गया था एग्जाम के अंतर्गत। बच्चा लाल चीज़ों को देख, लाल गुलाब को देखकर डर रहा है, अगर कोई भी अन्य चीज़ लाल दी जाती है तो बच्चा डर जाएगा। यहाँ पर क्या है, उद्दीपक सामान्यीकरण है, किस सिद्धांत की व्याख्या कर रहा है, पावलोव के सीआर सिद्धांत की व्याख्या कर रहा है। पावलोव ने घंटी की आवाज़ के स्थान पर सीटी बजाई तो भी घंटी की आवाज़ से मिलती जुलती थी। इस पर भी कुत्ते ने वही क्रिया की और घंटी की आवाज़ पर करता था, वही लार डाली कुत्ते ने। अब आपको याद रखना है, वाटसन साहब ने अपने 11 माह के अल्बर्ट नामक बालक पर प्रयोग करके निष्कर्ष निकाला कि बालक खरगोश से डरने लगा है, साथ साथ में रोएदार वस्तुओं से भी डरने लगता है। वाटसन साहब का भी इस सिद्धांत में थोड़ा योगदान था। और आपको ध्यान रखना है, कई बार पूछा गया है, वाटसन ने जिस बच्चे पर प्रयोग किया था उस बच्चे का नाम क्या था, अल्बर्ट, ध्यान रखना। और इस अल्बर्ट की माँ का नाम क्या था, ध्यान रखना आप लोग, रेनर। क्या नाम था, रेनर था। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, अच्छे से याद रखना। वाटसन ने जिस बच्चे पर प्रयोग किया था उस बच्चे का नाम था अल्बर्ट, और इस अल्बर्ट की माँ का नाम पूछे तो क्या नाम था, रेनर था। क्लियर। आगे देखिए, उद्दीपक विभेदीकरण। कुत्ते को घंटी की आवाज़ पर पुनर्वलित किया गया, अर्थात भोजन दिया गया। सीटी की आवाज़ पर नहीं दिया गया तो कुत्ता धीरे धीरे दोनों उद्दीपकों के बीच में अंतर करने लगा। क्यों भाई, उल्लू बना रहा है।
अरे ये तो घंटी नहीं है, ये सीटी है, सीटी की आवाज़ है। तो बच्चे के मुंह में लार आना बंद हो गई। कुत्ता समझ गया कि उसका मालिक उसे पागल बना रहा है, तो बच्चे ने अनुक्रिया करना बंद कर दिया। वो अंतर समझ गया कि ये घंटी की आवाज़ नहीं है, किसकी है, सीटी की आवाज़ है। तो विभेद करने लग गया कुत्ता। समझ में आ गया। समय कारक देखिए, दो उद्दीपकों के बीच में अनुबंधन स्थापित होने के लिए लगभग 5 सेकंड से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, अन्यथा अनुबंधन स्थापित होने में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। क्योंकि घंटी बजने के लगभग 3 से 5 सेकंड के बाद ही पावलोव साहब कुत्ते को भोजन देते थे। अगर ज़्यादा समय लगा देते भोजन देने में घंटी के बाद, तो कुत्ते के मुंह में लार आना बंद हो जाती, रुक जाती। ध्यान रखना, वो अनुबंधन नहीं बंध पाता। चलिए, इस सिद्धांत के शैक्षिक महत्व देखेंगे। प्राणी तभी सीखता है जब वह सतर्क होता है। इस सिद्धांत क्या कहता है कि प्राणी तभी सीख सकता है जब वो सतर्क होता है। शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग इसी सिद्धांत पर आधारित, इंपॉर्टेंट लगाइएगा। शिक्षण के अंतर्गत श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग इसी सिद्धांत पर आधारित है। ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो श्रव्य और दृश्य सामग्री पर बल देता है? पावलोव का सिद्धांत। यह सिद्धांत क्रिया की पुनरावृत्ति पर बल देता है। पुनरावृत्ति सिद्धांत भी है ये। पुनरावृत्ति के आधार पर अनुबंधन स्थापित करने पर भी बल देता है। भाषा को सीखने और सिखाने के लिए यह सिद्धांत विशेष उपयोगी। नोट कर लीजिए आप लोग इस बात को। आदतों का निर्माण भी इसी सिद्धांत पर होता है। भाई अगर किसी व्यक्ति को हमें आदत लगानी है ना, तो पावलोव का सिद्धांत अपनाइए आप, उसके साथ उसका अनुबंधन बना दीजिए। जैसे कुत्ते के साथ घंटी का अनुबंधन, घंटी के साथ कुत्ते का अनुबंधन बनाया था पावलोव ने। उसको आदत लगा दी कि बेटे घंटी जब बजेगी तो तुरंत तेरी लार निकलेगी। तो बच्चे को भी आदतें लगाई जा सकती है उसको अनुबंधन बना करके। तो आदतों के लिए सबसे उपयोगी है। इस सिद्धांत के द्वारा भय संबंधी और मानसिक भ्रांतियों को दूर किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट कीजिएगा इसको, लाइन अंडरलाइन कर लो। भय अगर बच्चे को लग रहा है तो इस सिद्धांत के द्वारा हम उसको दूर कर सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार बालकों से कभी भी ऐसे शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं करें जो आगे चल कर के कुंठाओं में बदल जाए, क्योंकि इसी प्रकार बालक में प्रेम घृणा का विकास होने लगता है। ये सिद्धांत कहता है कि आप ऐसी चीज़ें बच्चों के सामने मत कीजिए ताकि उन गलत चीज़ों का अनुबंधन बन जाए और आगे चल कर के बच्चे में गलत चीज़ें निकलने लगे। यह सिद्धांत यांत्रिक तरीके से सीखने पर बल देता है। इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए इसको। यांत्रिक तरीके से सीखने पर बल कौन देता है? पावलोव का सिद्धांत। और कल की हम क्लास में पढ़ेंगे सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, यानी कि हम पढ़ेंगे स्किनर का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। तो क्लास को लाइक कीजिएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों के लिए। रेगुलरिटी बना के रखो और टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना आप लोग मत भूलिएगा। मेंस की भी टेस्ट सीरीज़ जल्दी ही आपके लिए आएगी। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करके रखें चैनल को।